छोटा नहीं, आगे बोलो। छोटा जीतेगा। ये अप्लाई भी कर लोगे? हाँ, अप्लाई करना आना चाहिए। तीन अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं और उनका इम्पैक्ट बताना है 5 रेशोज पे। ए, 15 जगह ना, तो रेशो सारी लिख लें एक दफ़ा, ताकि वो बार बार फिर सोचना ना पड़े ये रेशो क्या थी, रेशो क्या थी। भाई एक क्लास कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर जुमा हफ्ता इतवार सोमवार ऑफ करेंगे, फिर मंगल और जुमेरात को एक दफ़ा अगले हफ्ते बुला लेंगे, बस ये है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप हजरात ने जो है वो क्या कहते हैं, ये 15 एडजस्टमेंट्स जो कर ले, हाथ खड़ा कर दे ज़रा। बिल्कुल जो है ना रिलैक्स होके करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे। लो जी, मैंने घर में सॉल्व की हुई है पहले। ओ तेरी खैर, तो घर से सॉल्व करके लाया था मैं। जी, कितनी होगी 15 में से? 5। वेल डन। चलें जी, यू आर वर्किंग, ज़बरदस्त, वी आर वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ हिती लिमिटेड, a new CFO
हैज़ जॉइंड HL एंड हैज़ रिकमेंडेड, आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आप छोटे हैं, CFO आया बॉस, हैज़ जॉइंड HL एंड हैज़ रिकमेंडेड चेंजेस टू अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू एसेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर दो एसेट्स की, टू इम्प्रूव HL's फाइनेंशियल रेशियोज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। CFO सजेस्टेड द फॉलोइंग पॉलिसीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल से किस पे ले जाओ, फेयर वैल्यू मॉडल पे। PPE को भी कॉस्ट मॉडल से किस पे ले जाओ, ये सब अलाउड है स्टैंडर्ड में, सब अलाउड है स्टैंडर्ड में। इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज से किस पे ले जाओ, FIFO में। भाई ये सारा ले तो जाएं, लेकिन फेयर वैल्यू बढ़नी है या कम होनी है, ये तो बताओ ड्रामे। हाँ, यू मे एज्यूम दैट, ये तो स्यापा फिर नीचे बताया इसने कि कल भी एक सवाल किया था, उसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ इंक्रीज लिखा हुआ था, पता नहीं किया था कल रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला सवाल, उसके साथ इंक्रीज लिखा हुआ था। तो फेयर वैल्यूज कॉस्ट एंड प्राइसेस, फेयर वैल्यूज कॉस्ट एंड प्राइसेस, शायद प्राइस का लफ्ज इन्वेंट्री के लिए यूज कर रहे हैं, ऑफ ऑल एसेट्स वुड इंक्रीज ओवर टाइम या एट अ पॉइंट इन, ओ नहीं भाई कुछ और है, वैसे बता रहे हैं कि आमतौर पे चीजें की कीमतें बढ़ती रहती हैं, अटेंटिव रहें, चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस इज शिफ्टेड टू रिटेन्ड अर्निंग। असल में ना इसका इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये उसने ऐसी तंग करने के लिए लाइन डाली है। कहते हैं मैं सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट करता रहता हूँ, तो मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी हमारी इक्वेशन तो है नहीं कि सरप्लस से डिवाइड करो या अर्निंग से डिवाइड करो, RE से। अगर कोई ऐसी इक्वेशन होती कि सरप्लस से अलग डिवाइड करो, RE से अलग डिवाइड करो, फिर तो बात समझ आती कि इस लाइन का कोई इंपैक्ट है। अभी कहते हैं मैं सरप्लस को किस में शिफ्ट करता रहता हूं, तो सरप्लस भी किसका आइटम है और रिटेन्ड अर्निंग भी किसका आइटम है, तो ये इक्विटी से इक्विटी में ही खेलता रहेंगे, तो इससे तो इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कोई परेशान होने की जरूरत नहीं इस लाइन से। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज फॉलोज। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये होता है कि ईयर एंड पे स्टॉक काउंट करते हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ये होता है कि ईयर एंड पे स्टॉक काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ईयर एंड पे स्टॉक काउंट करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेंट्री का टी काउंट नहीं बनाया होता। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें साथ साथ इन्वेंट्री का टी काउंट बन रहा होता है। जो छोटे बिजनेस होते हैं वो आमतौर पे पीरियोडिक रखते हैं, बस ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक गिना, बाकी कॉस्ट ऑफ सेल में चले गए। पीरियोडिक के बहुत मसले होते हैं, चोरी शोरी नहीं पकड़ी जाती, बाकी चीजें नहीं पकड़ी जाती, पीरियोडिक के तो काफी मसले होते हैं। परपेचुअल में हमारा स्टॉक के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन ऐसा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता FIFO वेटेड एवरेज में भी राइट नाउ। अच्छा जी, कहते हैं अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे ले जाऊं तो बताओ कि ये रेशोज इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, या नो इफेक्ट होगा ऑफ ईच ऑफ द अबव चेंजेस ऑन द रेशोज इन नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अब बता दें, जब मैं कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके जाऊंगा और चीजें इंक्रीज होंगी, तो इससे प्रॉफिट कैसे इंपैक्ट होगा, प्रॉफिट कैसे इंपैक्ट होगा? दो वजह से प्रॉफिट कम होगा। कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी, वो होना बंद हो जाएगी। फेयर वैल्यू मॉडल में जाने की वजह से फेयर वैल्यू गेन आना शुरू हो जाएंगे। तो अच्छा, फिक्स्ड एसेट में कोई ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में दोनों में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है, कॉस्ट में भी रिवैल्यूएशन मॉडल में भी। लेकिन IAS 41 में डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट पे चार्ज होनी बंद हो जाएगी, और सेकेंडली फेयर प्राइसेस बढ़ रही हैं, फेयर वैल्यू गेन अदर इनकम में जाना शुरू हो जाएगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। इस एडजस्टमेंट की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा है। अभी रेशोज नहीं देख रहा मैं नीचे कौन सी है, प्रॉफिट बढ़ा है, और एसेट डेप्रीशिएट होने खत्म हो जाएंगे, यानी माइनस नहीं होगा एसेट में से, बल्कि प्लस होना शुरू हो जाएंगी चीजें, जिसको फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, इस वजह से प्लस होना शुरू हो जाएंगी। इस वजह से एसेट भी बढ़ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक एसेट है,
वो हमारा बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और एसेट भी बढ़ेगा। क्लियर? अच्छा जी, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। भाई सेल तो वहीं रहेगी ना, सेल तो वहीं रहेगी ना। क्या बढ़ा? नेट प्रॉफिट। किस वजह से? डेप्रिसिएशन कम हो गई और फेयर वैल्यू गेन आ गया। अब नेट प्रॉफिट बढ़ा तो ओनली न्यूमरेटर इंक्रीज क्या इफेक्ट डालेगा रेशो पे? रेशो को इंक्रीज करते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स में पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एसेट्स। इधर देखें, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एसेट्स। जब पीबीआईटी बढ़ेगा और एसेट भी बढ़ेगा तो फेयर वैल्यू गेन की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पी एंड एल क्रेडिट। तो जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पी एंड एल क्रेडिट तो इक्वल अमाउंट से दोनों में चेंज आएगी। जब इक्वल अमाउंट से दोनों में चेंज आएगी, आम तौर पे आपको पता है दुनिया में पीबीआईटी कम होता है, एसेट ज्यादा होते हैं। इस रेशो में पीबीआईटी कम होता है, एसेट ज्यादा होता है। एसेट तो बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट तो इस साल उसमें से जो आया वो होता है। तो अगर दोनों में चेंज आया है, मिसाल के तौर पर मेरा पीबीआईटी 60 है, इतना ज्यादा भी नहीं होता, 20 रुपए है, मेरा पीबीआईटी 20 है और 100 रुपए मेरे एसेट्स हैं। आप बता दें बोथ में चेंज आने लगी है, इधर देखें बोथ में चेंज आने लगी है किससे? विद इक्वल अमाउंट। तो फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड हुआ और एसेट क्रेडिट हुआ, पी एंड एल डेबिट, सॉरी एसेट डेबिट हुआ। तो नीचे क्या पड़े हुए हैं? एसेट। देख लेना फॉर्मूला, ऊपर पड़ा हुआ है प्रॉफिट और नीचे क्या पड़े हुए हैं? एसेट। दोनों में क्या आ गई? इक्वल अमाउंट से चेंज आ गई। छोटे वाला फर्क देखें, रोल प्ले किया। तो अब बोलें, अच्छा एक बात याद रखिएगा, जितनी क्वेश्चंस है ना नॉर्मली उनमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, लेकिन लोन इक्विटी वाली रेशियो या सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड में तो फिर सवाल बताया करेगा ना कौन सा बड़ा था कौन सा छोटा था। लेकिन हर बिजनेस में 99-100% बिजनेसेस में एसेट ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं। एसेट कितना कमा के देते हैं? 100 रुपए का एसेट 100 तो नहीं कमा के दे सकता। आपने पता नहीं कौन सा कारोबार शुरू किया हुआ है, 100 रुपए का एसेट 20-30 रुपए कमा के देता है। तो आप बोले न्यूमरेटर यहां पे पहले से कौन सा होगा? छोटे वाला, और डिनोमिनेटर बड़े वाला। अब दोनों जगह इक्वल अमाउंट से हिट करेंगे तो लीड कौन करेगा? छोटा, क्योंकि इसकी परसेंटेज चेंज ज्यादा आई है ना, तो छोटे वाला लीड करेगा। जब छोटे वाला लीड करेगा तो रेशो बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई इंक्रीज। जी, डेप्रिसिएशन भी कम होगी, उससे भी प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे भी प्रॉफिट बढ़ेगा और उससे एसेट भी बढ़ेगा, उससे एसेट भी बढ़ेगा। सोचें, सोच लो, मुझे तो ये लग रहा है। आगे चलें। असल में ना ये फेयर वैल्यू मॉडल बड़ा ज़बरदस्त है। अगर इंक्रीज हो रही हो, ये पी एंड एल को दो तरीके से हिट करता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देता है, वो भी एक खुशी, और गेन रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, वो भी एक खुशी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन पीबीआईटी और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जी, अब मुझे बता दें, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और एक्सेलेंट। जब अब एसेट का बढ़ना ना सोचें, ये होता है लोन प्लस इक्विटी। तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बैलेंस शीट में भी तो जाएगा, तो वो आरई भी तो बढ़ाएगा। तो इधर से प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट जब बैलेंस शीट में जाता है तो जो नई बैलेंस शीट हमारे सामने आएगी उसमें आरई क्यों बढ़ी हुई होगी? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होके आया है और प्रॉफिट अपनी जात में तो खुद ज्यादा है। तो ये कौन सा सिनेरियो बनेगा? चौथा, पांचवा वाला। ये कौन सा सिनेरियो बनेगा? पांचवा वाला। बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट। चेंज में कौन सी चेंज आ रही है ये भी देखना होता है। चेंज में प्लस वाली चेंज आ रही है। आप बता दें अगेन कौन लीड करेगा? छोटा जीतेगा। समझ आ गई बात? क्यों बढ़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बढ़ेगा ये जरा बता दें। पता चले क्लास के बाद कोई आके लड़ाई शुरू कर दे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बढ़ेगा?
जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट जाएगा आरई में, तो आरई भी बड़ी होगी और प्रॉफिट तो ऑब्वियसली बढ़ चुकी। असल में वही बैलेंस शीट होती है ना जिसमें ये वाला प्रॉफिट पड़ा हुआ था और गिरता गिरता जाके आरई में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जी, डेट ओवर इक्विटी रेशो। डेट तो हमारा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, हमने तो बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया, डेट तो हमारा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो न्यूमरेटर रिमेन अनचेंज्ड, बट प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में आरई में जाएगा, आरई बढ़ेगी, आरई बढ़ने से डी ओनली डिनोमिनेटर, बोथ नहीं चेंज होंगे, ओनली डिनोमिनेटर क्या होगा बोले, ओनली डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर ओनली बढ़ता है, जब डिनोमिनेटर ओनली बढ़ता है, ओनली डिनोमिनेटर इंक्रीज, यानी नीचे वाला जब बढ़ता है तो नीचे वाले बढ़ने से इस पे करके देख लें +3, रेशो कम हो जाती है। डिक प्लीज, यहां तक कितने लोगों का सही था सारा? ओके, आगे चलें। करंट एसेट्स में कोई कैश, डेटर, इन्वेंट्री नहीं। करंट लाइबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ा हो? नहीं। तो करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो क्या लिखें? नो। तो क्या क्या बढ़ेंगे? नहीं, वो पता नहीं चलता, लेकिन ईयर एंड पे लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, वो फिर अलग बहस है। लेकिन फिलहाल तो वो एडजस्टमेंट अभी आई नहीं, इस एडजस्टमेंट को आने दो, और चोरी का जिक्र आता तो फिर वो डिस्कशन भी करते हैं इंशाल्लाह। एक सवाल है चोरी वाला भी, वो भी इंशाल्लाह करेंगे, वो एमसीक्यूज में डला हुआ है। ओके, अच्छा जी, ये जरा बताएं सब्सिक्वेंट मेजर ऑफ पीपी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या एंट्रीज करते थे? मेरे ख्याल से वार्म अप की एंट्री करते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकम्युलेशन डेबिट पीपी क्रेडिट, वार्म अप की एंट्री करने से वो एसेट के अंदर ही चेंज आती है। अगली एंट्री करते थे पीपी डेबिट सरप्लस इन ओसीआई। तो एक तो ये एंट्रीज 4 बनेंगी ना, वो मतलब ये पीपी डेबिट सरप्लस इन ओसीआई, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन आम हालात की बनिस्बत अब थोड़ी सी ज्यादा आएगी। अब मुझे ये लग रहा है, इधर देखें, मुझे ये लग रहा है कि खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, तो एक तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, दूसरा एसेट तो हमारे बढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन की वजह से कितने कम हो जाते हैं, थोड़े बहुत कम होते हैं, असल तो पीपी बढ़ेगा, एसेट बढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, इससे प्रॉफिट, और इक्विटी तो डायरेक्ट बढ़ेगी, आसमानों पे पहुंचेगी एकदम। क्लियर? तो मे बी अगर सरप्लस आया 100 रुपए का, तो उसकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन शायद 2 रुपए या 3 रुपए हो। तो इस तरह कुछ समझ लें, फिर आगे चलें। ये मैंने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सिर्फ शो किया आपको, क्योंकि पुरानी डेप्रिसिएशन तो वैसे भी चार्ज होनी थी। ये मैंने जिस तरह वो नहीं होता था कंसोलिडेशन में सरप्लस वाली डेप्रिसिएशन, तो ये सरप्लस वाली डेप्रिसिएशन है, नोट करें। क्योंकि कुछ बच्चे ना नोट डाल के आते हैं इसमें कि P&L पे हिट नहीं पड़ेगा, भाई P&L पे हिट पड़ेगा, नीचे वाली एंट्री भी तो होनी है ना, डेप्रिसिएशन भी तो ज्यादा होगी। अब जरा करें सारा, ओके। नेट प्रॉफिट ओवर सेल, जी सेल पे कोई फर्क पड़ेगा? नो।
नेट प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन जब ज्यादा चार्ज होगी तो प्रॉफिट कम होने से ओनली न्यूमरेटर विल डिक्रीज। तो न्यूमरेटर अगर डिक्रीज हो रहा हो तो रेशो डिक्रीज हो जाता है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स में क्या है? रिटर्न ऑन एसेट्स में क्या बोले? पीबीआईटी। अच्छा, अब ना ये वाला रूल वैसे लगेगा, अब ये वाला रूल लगेगा जो हमने छुपाया हुआ है। क्यों? क्योंकि बताएं ना, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी आपको ये वाला रूल लगाने की जरूरत इधर इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट कोई 2-4-3 रुपए से कम होने और एसेट रीवैल्यू होने की वजह से आसमानों पे पहुंच जाने हैं। तो मेरे ख्याल से बस आप समझ लें कि प्रॉफिट पे तो इतना फर्क नहीं पड़ना, ज्यादा फर्क किस पे पड़ना है? वो तकरीबन बराबर अमाउंट से फर्क पड़ा हो ना, 20 एक जगह 20 रुपए से, एक जगह 30 रुपए से, एक जगह 22 रुपए, वो जरा समझ आती है बात। अब डेप्रिसिएशन कितनी होनी है वो रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। रिमेनिंग लाइफ 10 साल 15 साल हुई तो ये 10 रुपए 12 रुपए डिडक्शन होनी है। एसेट तो आसमानों पे पहुंच जाए, यहां पे असूली तौर पे रूल लगना चाहिए वो वाला। तो अगर आपने रूल लगाने तो हम ये वाला लगा देते हैं, लेकिन इतना क्यों नहीं, उसमें क्या मसला है? लगा के देखें ना, लगा के देखें, इसमें क्या मसला है? किधर है वाइट वाला? ये। अच्छा, अब मुझे बताएं रेशो का नाम क्या है? रिटर्न ऑन एसेट। चले मैं पीबीआईटी लेता हूं 40 रुपए और एसेट अपने लेता हूं 150 रुपए। डन। अब पीबीआईटी में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। वैसे पूछ रहा हूं डेप्रिसिएशन क्या होगी? कम होगी। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें और एसेट्स में एसेट की इंक्रीज डालें, एसेट की इंक्रीज डालें। जो बहुत ज्यादा बारीक सोचने वाला है वो कहेगा 100 रुपए से बढ़े हैं, 2 रुपए से कम हुए हैं तो 98 से एसेट बढ़े हैं, कोई इसी तरह की बात बनेगी ना। ठीक है, तो इसकी वजह से रेशो क्या हो गई? कम हो गई। रेशो क्या हो गई? कम हो गई। अब आप मुझे बताएं कि ओहो एसेट बढ़ने थे, बढ़े हैं, हाँ ठीक है, एसेट बढ़ गए, रेशो कम हो गई। अब इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह यह बनी कि मैंने वैसे कहा था गुजारा चला लें, ये बहुत छोटी फिगर है, असल में रोल कौन सी फिगर प्ले करेगी? बड़ी फिगर रोल प्ले करेगी। लेकिन अगर आपने बिल्कुल लॉजिक पे चलना है तो हमारा रूल नंबर 6 सब लगेगा। रूल नंबर 6 क्या कहता है? कि रूल नंबर 6 आसान सा है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को कम करेगी, लेकिन डेप्रिसिएशन थोड़ी सी होगी और रीवैल्यूएशन की वजह से एसेट बढ़ेगा। अब जब डेप्रिसिएशन थोड़ी सी प्रॉफिट को कम किया और उसने बहुत ज्यादा हिट मारा तो फिर ऐसी सूरत में रूल बन गया बोथ चेंज विद। अब जरा सोचे किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय पीबीआईटी और रीवैल्यूएशन की वजह से एसेट बढ़ना डिवाइडेड बाय एसेट, किसकी परसेंटेज ज्यादा हिट पड़ेगी? एसेट की। जब एसेट की परसेंटेज ज्यादा हिट पड़ेगी तो एसेट पड़ा हुआ है नीचे, तो ऐसी सूरत में छोटा बड़ा नहीं जीतेगा, ज्यादा परसेंटेज वाला जीतेगा। अब अगर ज्यादा परसेंटेज वाला जीतेगा तो ज्यादा परसेंटेज वाला कौन है? नीचे वाला एसेट। तो एसेट पे ज्यादा हिट पड़ेगा, इस वजह से एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ने से रेशो कम होगी। कितनों को समझ आई? ओके, रूल 6। ओहो भयानक किस्म का रूल, रूल 6। ये रूल आज आपको हम भेज देंगे उसमें। डन। और फिर ये सेम लॉजिक यहां भी लगानी पड़ेगी। अब हमको प्रॉफिट कितने रुपए से कम होगा? अगर 100 रुपए से एसेट बढ़े तो प्रॉफिट 2, 4, 5 रुपए से कम हो जाएगा। लेकिन सरप्लस तो 100, 150 रुपए से बढ़ जाएगा। तो अब जब प्रॉफिट छोटी फिगर से कम होगा तो उसका परसेंटेज इंपैक्ट इस तरह सोचना है पेपर में, वो करने नहीं बैठ जाना जो मैं करता हूं। इसका परसेंटेज इंपैक्ट कम होगा अनइक्वल अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से, अनइक्वल अमाउंट से। प्रॉफिट की डेप्रिसिएशन से परसेंटेज निकालेंगे कम परसेंटेज और
सरप्लस की इस कैपिटल एम्प्लॉयड से परसेंटेज लगा लेंगे तो सरप्लस एक बहुत बड़ी फिगर होगी। तो फिर कौन जीतेगा, छोटा जीतेगा या अनइक्वल अमाउंट में ज्यादा परसेंटेज हिट वाला जीतेगा? कौन ज्यादा परसेंटेज हिट ले रहा है? क्योंकि वो फिगर बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू डेप्रीसिएशन। बराबर बराबर फिगरें तकरीबन होती, फिर और डिस्कशन थी। डन। अब फिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा जल्दी से बता दें। नीचे वाला बढ़ेगा, नीचे वाले के बढ़ने से सरप्लस बढ़ रहा है ना, नीचे वाला बढ़ेगा, नीचे वाले के बढ़ने से रेशो कम हो जाएगी। तो डेट्स वाई ऑल्सो डिक्रीज। डेट ओवर इक्विटी, ये तो आसान है, इसमें तो रूल 6 नहीं लगाना, इस पे तो रूल 6 नहीं लगाना जी। डेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लोन तो हमने लिया नहीं, लेकिन हमने इक्विटी में सरप्लस आ गया। तो अकरम जब सरप्लस आ गया तो बस ओनली डी नॉमी डिनोमिनेटर इंक्रीज करने से रेशो, सो डेट्स व्हाई डिक्रीज। करंट रेशो पे फर्क नहीं, करंट रेशो पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। डेटर कैश इन्वेंट्री ये चीजें हिट नहीं हो रही, नो इफेक्ट। ओके अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो इन्वेंट्री होती है, अगर प्राइस, वैसे ही सोचिएगा, इसमें कोई डेटा लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन्फ्लेशन हो रही हो, अगर इन्फ्लेशन हो रही हो तो पुरानी चीजें हमने सस्ती खरीदी होंगी और आज महंगी। फाइफो कहते हैं पुरानी वाली बिक गई, सस्ती वाली बिक गई, तो फिर महंगी वाली पड़ी नहीं है। आई रिपीट, सवाल ने क्या है, महंगाई हो रही है, सवाल ने क्या, प्राइसेस बढ़ी हैं चीजों की। अगर आपने फाइफो यूज किया हुआ है तो पुरानी चीजें सस्ती खरीदी होंगी, आज महंगी खरीदी होंगी। जब पुरानी सस्ती खरीदी हैं, आज महंगी खरीदी हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं पुरानी बिक गई हैं, पुरानी बिक गई हैं, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक की में महंगी वाली फिगर्स पड़ी होंगी। और अगर वेटेड एवरेज यूज हो रहा है तो वेटेड एवरेज में पुरानी जो सस्ती खरीदी हुई है और नई जो, उनकी एक, जब उनकी एक एवरेज होगी तो वो महंगी वाली से थोड़ी सी कम होगी, मे भी सस्ती वाली के करीब हो, महंगी वाली से थोड़ी सी। तो अब जो हमारे पास ईयर एंड पे स्टॉक पड़ा हुआ है वो महंगी प्राइस पे पड़ा होगा या सस्ती और महंगी का एवरेज? तो वो फिर महंगे से थोड़ा सा, पता नहीं क्या बात की है, समझ आ गई? आपने सिर्फ दो कैलकुलेटर खरीदे, दो कैलकुलेटर खरीदे, एक सस्ता खरीदा था, एक महंगा खरीदा, और आपने मेथड कौन सा लगाया? फाइफो। पहले मेथड कौन सा लगाया? फाइफो। तो फर्स्ट वाला तो चला गया, तो महंगे वाला पड़ा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। दूसरी बात करें, अब अगर आपने वेटेड एवरेज यूज कर रहे थे तो पुराना कैलकुलेटर 70 रुपए का खरीदा था, अभी 90 रुपए का खरीदा हुआ है, तो 70 और 90 80 पे पड़ा हुआ है, तो अब 90 पे तो नहीं पड़ा हुआ। तो जब प्राइसेस बढ़ी होती हैं तो क्या होता है इंपैक्ट, जरा जल्दी बताएं। जब प्राइसेस चीजों की बढ़ी होती हैं तो फाइफो क्या नतीजा देता है? फाइफो महंगी प्राइसेस पे स्टॉक को रखता है। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल जीपी अलग बहस है। फाइफो किस पे रखता है? महंगी प्राइस पे चीजों को रखता है, और वेटेड एवरेज एवरेज प्राइस पे, यानी महंगी से थोड़ा सा कम। अच्छा, लेकिन अगर प्राइसेस कम हो रही हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया प्राइसेस चीजों की कम करो, सस्ती चीजें बेचो, तो फाइफो में फिर पुरानी चीजें महंगी खरीदी थी, अब तो पुरानी बिक गई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुरानी बिक गई, तो पड़ी कौन सी हुई है? सस्ती वाली। जब पड़ी सस्ती वाली हुई है तो क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू पे होगा। लेकिन वेटेड एवरेज में तो पुरानी की भी एवरेज है, तो जब पुरानी की एवरेज है और आज सस्ती वाली की एवरेज है, तो सस्ती से थोड़ा सा, एवरेज लेने से सस्ती थोड़ा ज्यादा, तो इस वजह से स्टॉक डन। तो छोटी सी बात लिख लें, अगर महंगाई होती है तो फाइफो में स्टॉक ज्यादा प्राइस पे पड़ा होता है। अगर महंगाई होती है तो फाइफो पे स्टॉक ज्यादा प्राइस पे पड़ा होता है एज कंपेयर टू, बोले, वेटेड एवरेज।
हाइब्रिड में क्लास से चले क्यों गए हैं? ओके चलें, आप लोगों को बता के गए हैं, आगे चलें। अच्छा जी, अब बोलें हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? वेटेड एवरेज से फाइफो की तरफ। जब हम वेटेड एवरेज से फाइफो की तरफ जाएंगे, जब हम वेटेड एवरेज से फाइफो की तरफ जाएंगे और महंगाई वाला सिनेरियो है, महंगाई वाला सिनेरियो है, तो वेटेड एवरेज से फाइफो की तरफ जाने की वजह से वेटेड एवरेज पे चीज़ें एवरेज पे पड़ी हुई थी, लेकिन अब चीज़ें किस पे पड़ी होंगी? हाई प्राइस पे। इसकी वजह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। लिख लो। वो चलो कर लेंगे डिस्कशन, अगर ऐसी हुई, ये नोट कर लो सवाल, फिर कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा पीरियोडिक परपेचुअल से। फाइफो वेटेड एवरेज का रिजल्ट सेम ही होता है। डन जी, चलें आगे चलें। अच्छा, अब इसका ओवरऑल इंपैक्ट बताएं प्रॉफिट पर और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री पर। जी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट, देखिए ओपनिंग और परचेज बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, ये याद रखना है हमेशा जिंदगी में, ये आसान बात है। ओपनिंग और परचेज बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल, मैं तो यहां ये कर लेता होता हूं, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का असल में रिवर्स रिलेशन है। तो बोले ओपनिंग स्टॉक और परचेज, इस तरह लॉजिक पे याद रखें, ओपनिंग स्टॉक और परचेज बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़े और कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। और इन्वेंट्री तो वैसे ही नजर आ रहा है बढ़ रही है। ओके बोलें जी बार बार, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से, पहले इस तरह बोल दें, ओपनिंग स्टॉक और परचेज बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल, नहीं 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 भाई, सादा सी बात है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक और परचेज बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, इस तरह याद रखें। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से नहीं, क्लोजिंग स्टॉक से जीपी डायरेक्ट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक और जीपी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये किसी को करना है ये भी कर ले, लेकिन अगर बीच में उसने कॉस्ट ऑफ सेल रेशो मांग ली फिर फंस जाएंगे। इसलिए हम क्या करने लगे हैं, क्लोजिंग स्टॉक का पहले इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ, और कॉस्ट ऑफ सेल का इंपैक्ट इस तरतीब से, इसलिए हम चल रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, इन्वेंट्री बढ़ेगी। चलें जी, पहली वाली चीज करें। सेल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सेल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर बदली है, सेल तो नहीं बदली ना, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक पे फर्क पड़ा है। अब क्लोजिंग स्टॉक बोले क्या हो गया है? अच्छा बस उस पर अब ना सोचें, बस ये मेरे ख्याल से बस ये देख लेना, प्रॉफिट बढ़ गया है तो प्रॉफिट एनपी बढ़ गया है, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, ओनली न्यूमरेटर बढ़ने से, जल्दी बताएं ना, इंक्रीज होगी। आगे चलें, रिटर्न ऑन एसेट्स। बेटा ये इक्वल अमाउंट वाला सिनेरियो है, इसमें कोई अनइक्वल अमाउंट वाला चक्कर नहीं है। जितना आप लोगों ने जीपी पे इफेक्ट डाला है उतना ही बैलेंस शीट में इन्वेंट्री पे इफेक्ट जाना है, कोई और साइंस नहीं है इसमें। इसमें इक्वल अमाउंट वाली बात है, वो समझ आ रही है बात है? इसमें तो इक्वल अमाउंट का हिट होना है। आप बता दें पीबीआईटी क्या होगा? बढ़ेगा। और इन्वेंट्री, ये पीबीआईटी डिवाइड बाय नॉन करंट एसेट रेशियो है या पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एसेट रेशियो है? ओ, इसमें तो फिर इन्वेंट्री भी बड़ी होती है, इसलिए दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ेंगे। आमतौर पे वैसे कौन सी फिगर कम होती है दोनों में? पीबीआईटी कम होता है। तो जब दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ेंगे तो छोटे वाला जीतेगा, छोटे वाला आमतौर पे बिजनेसेस में पीबी, तो पीबीआईटी बढ़ने से रेशियो बढ़ जाती है, इंक्रीज। डन, आगे चलें।
अच्छा अगला तो बार बार सेम ही आ रहा है, PBIT डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बताएं जी जल्दी, PBIT डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। तो अगर लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी है तो PBIT भी बढ़ा, जब PBIT बैलेंस शीट से रूट होके RE में गया, स्टैंडर्ड चेन इक्विटी से रूट होके RE में गया तो RE भी बढ़ी, तो PBIT भी बढ़ी, RE भी बढ़ी। यहां एसेट तो हम ले नहीं रहे, लोन प्लस इक्विटी ले रहे हैं, तो लोन प्लस इक्विटी में इक्विटी बढ़ी, दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़े। आमतौर पे आप कौन सी फिगर दोनों में छोटी होती है बिजनेसेस में? PBIT। तो छोटी बड़ी तो छोटे को जितवा दें, छोटी फिगर बड़ी वो ऊपर पड़ी हुई है, तो छोटी साइड ऑफ फैक्टर ऊपर पड़ा हुआ है, तो छोटी साइड ऊपर पड़ी हुई है। आमतौर पे फर्ज करें ना, PBIT 70 रुपए है और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 200 रुपए है, तो अब जब हिट पड़ेगा मिसाल के तौर पे 10-10 रुपए का दोनों जगह, तो क्या इफेक्ट होगा इसका? छोटा जीत जाएगा, छोटे जीतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगला करें। नहीं, डेट पे क्या फर्क पड़ेगा? डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेट पे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? लोन तो हमने लिया नहीं। इक्विटी में प्रॉफिट की वजह से आरी पड़ी होगी, जब प्रॉफिट की वजह से क्या पड़ी होगी तो आरी बढ़ जाएगी, आरी बढ़ जाएगी तो ओनली डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, इससे रेशो डिक्रीज हो जाएगी। चलें जी आगे। करंट रेशो, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि आपके करंट एसेट्स में इंक्रीज आ रही है, करंट लायबिलिटीज में तो कोई इंक्रीज नहीं आ रही। किसमें इंक्रीज आ रही है बोलें? करंट एसेट्स में। अब जब आपके करंट एसेट्स में इंक्रीज आएगी तो करंट एसेट में इंक्रीज आने से बस सिंपल न्यूमरेटर, ओनली न्यूमरेटर बढ़ा, तो इससे क्या होगा? रेशो इंक्रीज कर जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं जी भाई, बोले। हाँ, अगर इवैल्यूएशन लॉस होता तो बता दें माय डियर, कैसे चलते? अब देखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन लॉस इक्विटी में जाना है या P&L में जाना है। तो बाय डिफॉल्ट आप एज्यूम करेंगे पहले से कोई सरप्लस नहीं पड़ा हुआ, और अगर उसने कह दिया पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है तो फिर भी वो वाला इक्विटी से कम हो जाएगा और बाकी P&L में जाएगा, इतना हैवी तो वो डालेगा नहीं। बाय डिफॉल्ट इसको फिर आप P&L में डालेंगे। रिवैल्यूएशन लॉस कहां जाएगा? P&L में। और अब एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, ठीक है। अब इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, अब इस एंट्री को हम स्किप कर सकते हैं। वाई स्किप कर सकते हैं? लॉस है 100 रुपए का, खुशी है 2 रुपए की, तो 98 का लॉस। ये तो ज्यादा आसान सवाल मुझे लग रहा है। 98 का लॉस आ जाएगा P&L में, रिवैल्यूएशन लॉस तो P&L में जाता है, 98 का लॉस आ जाएगा, और 98 से एसेट, जल्दी बोलें, रिवैल्यूएशन लॉस आया है? प्लीज माय डियर, अच्छा सवाल इन्होंने पूछ लिया है। मुझे बताएं कि लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस आया 100 रुपए का, तो कंसोलिडेशन में ये एंट्रीज करते थे, रिवैल्यूएशन लॉस आने से डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट, तो डेप्रिसिएशन जो पहले चार्ज हो रही होगी उसकी निस्बत कम चार्ज होगी, तो लेकिन हम ऐसी एंट्री करके देख लें। लॉस कितने का आया? 100 रुपए का। खुशी कितनी की आई? तो 98 का लॉस, यानी 98 से प्रॉफिट कम हो जाएंगे और 98 से एसेट कम हो जाएंगे। आगे तो फिर सोचना आसान है। वेल डन। अच्छा, अब मैंने 2-3 सवाल आपको करवाने हैं और इंटरप्रिटेशन के। आज इंशाल्लाह हमने और चीज़ें नहीं करनी, टाइम मिला तो ईपीएस के एमसीक्यूज कर लेंगे। बड़ी लाइट मोड पे आप चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आए हुए हैं वो कर लें, सिर्फ इससे रिलेटेड इंक्रीज डिक्रीज वाले निकालें जी एमसीक्यूज ताकि लगे हाथों। माय डियर, क्यों इक्विटी को क्यों इग्नोर करेंगे? लॉस रिकॉर्ड करने से इक्विटी कम होगी ना, आरई कम होगी। आरई कम होगी, बिल्कुल सवाल पूछें, आई रियली अप्रिशिएट। ओके, 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 लेट्स प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न्ड। क्वेश्चन 42,
इंटरेस्ट कवरेज बताएं क्या है, पीबी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन 42 एमसीक्यूज में, पेज नंबर बता दो। चलें जी करें। अच्छा वैसे आमतौर पे कौन सी फिगर बड़ी होती है, ये आप लोगों को पता है? आमतौर पे पीबीआईटी बड़ा होता है। अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो हैज डिक्रीज्ड। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का क्या मतलब है? ये मतलब है ना, 6 टाइम्स इसीलिए आई होगी ना। वैसे बता रहा हूं 6 टाइम्स का यही मतलब होगा ना कि आपने 6 को डिवाइड बाय 1 किया होगा तो जवाब क्या आ गया होगा? 6। ये आसान तरीका होता है इसके लिखने का। वैसे बात कर रहा हूं, या ये होगी 6 टाइम्स, लेकिन अभी क्या हो गई है, 6:1 की बजाय हमारे पास, पहले तो बताएं मुझे इंटरप्रेट करके कि इंटरेस्ट कवरेज हमारी बेहतर हो गई है या छतरी छोटी होती जा रही है? छतरी छोटी होती जा रही है। तो ये थोड़ी सी रिस्की बात है बिजनेस में, कहीं और ज्यादा मसला हुआ। अभी तो हमारे पास 6 रुपए अवेलेबल थे 1 रुपए का इंटरेस्ट देने के लिए। वो बड़े इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो बनवाए हुए हैं। अभी तो हमारे पास 6 रुपए थे 1 रुपए का इंटरेस्ट देने के लिए, अब हमारे पास सिर्फ 3.5 रुपए रह गए 1 रुपए का इंटरेस्ट देने के लिए। इसलिए हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या हो गई है? कम। क्या वजह बनी होगी कम होने की? कंपनी ने लोन पे कर दिया। लोन पे करने से बोलें इंटरेस्ट क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। इंटरेस्ट कम होने से प्रॉफिट, जालिम इंसान ये पीबीआईटी है। हाय, न्यूमरेटर पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, तैयारी करके आया कर। भाई न्यूमरेटर पे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? ये पैट नहीं है, इक्वल अमाउंट से हिट वाला रोल नहीं लगाना। इधर से हमारे पास भी हिटे हैं, समझ आई बात? कितने लोग धोखे में आ गए थे, प्रॉफिट पे हिट पड़ेगा इंटरेस्ट से, तो नहीं आए थे धोखे में। ठीक है, पीबीआईटी दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, एंड पीबीआईटी पे हिट नहीं पड़ेगा न्यूमरेटर पे, लेकिन लोन कम होने से इंटरेस्ट। अच्छा आप बता दें, रेशो हो गई है हमारे बिजनेस की कम। रेशो क्या हो गई है? कम। तो ये कम होने, ये कह रहा है ये कम हुआ है, ये लाइन कह रही है ये कम हुआ है, ये कम होने से ये, तो ये तो कम हुई है, ये तो बात सही नहीं है। What could explain this drop? It is, इस लाइन से ड्रॉप तो नहीं होनी चाहिए थी, इस लाइन से तो इंटरेस्ट वापस, इंटरेस्ट अब देना नहीं, तो फिर तो प्रॉफिट और आसमानों पे पहुंचना चाहिए। कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज डिक्रीज्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी, पीबीआईटी किसी वजह से कम हो गया है। लोन नहीं वापस किया, ये नहीं, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। लोन नहीं वापस किया, मैसेज कर लो कि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। अच्छा लोन नहीं वापस किया, बल्कि हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। अच्छा प्रॉफिट बढ़ने से कम हो गया, सॉरी, प्रॉफिट कम होने से ओनली न्यूमरेटर, ओनली न्यूमरेटर से रेशो कम हो जाएगी। तो 6 से किस पे चलेगी? 3. ये ऑप्शन तो टिक करें, आगे चलें। नहीं साड़ी पे एक ही टिक हो जाती है, अगे जाना असीं बंद कर देने, अगले पेपर की तैयारी भी करनी होंगी घर। अच्छा, द कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स, एंजॉय क्या करें जिंदगी को, कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस थ्रू रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग की वजह से इंटरेस्ट रिड्यूस कर लिया। ओनली क्या हिट हुआ? ओनली क्या हिट हुआ? ओनली इंटरेस्ट छोड़ो ना, ओनली डिनोमी। जब ओनली डिनोमिनेटर हिट हुआ तो रूल कौन सा लगेगा? डिनोमिनेटर बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो डिनोमिनेटर कम होने से बढ़ जाएगी। तो ये तो उल्टा हमसे पूछ रहे कम कब होगी, तो बढ़ रही है। रेशोज वाले से एमसीक्यू मैंने सारे करके देखे हैं, ये थोड़ा सा आपका ना टाइम मांगा करेंगे। बाकी एमसीक्यू तो चलते चलते टिक, चलते चलते टिक, लेकिन ये थोड़ा सा जरा हर पॉइंट पे सोचवाते हैं। चले आगे।
कंपनी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इट्स सेल्स रेवेन्यू, कंपनी ने अपना सेल रेवेन्यू बढ़ा लिया है, जैसे मर्जी बढ़ाया, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे मर्जी बढ़ाया है, कंपनी ने अपना सेल्स रेवेन्यू बढ़ा लिया है। तो बताएं जी इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंपनी ने अपना सेल्स रेवेन्यू बढ़ा लिया, पीबी, एक्सेलेंट, पीबीआईटी बढ़ने से तो ये रेशो बढ़ेगी। वो पूछ रहा था कम कब होगी। अच्छा वो एक चीज याद आई, भूल जानी थी, कल मैंने आपको बताया था, मैं आप तो को बताऊंगा, शिपमेंट डिस्काउंट, शिपमेंट डिस्काउंट दे के हमने विंडो ड्रेसिंग की थी। हाथ खड़ा करके मतलब बताएं, आपने दराज से कोई चीज़ें ऑर्डर की तो दराज वालों ने शिपमेंट डिस्काउंट दे के विंडो ड्रेसिंग कर ली। विंडो ड्रेसिंग होता है आर्टिफिशियल काम किया कुछ करने के लिए। जी आप बताएं। शिपमेंट डिस्काउंट देंगे तो सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ना, हम अगले साल की जो है अपने साल में जो है ना। जी बिल्कुल, शिपमेंट डिस्काउंट ये है कि मैंने ऑर्डर की चीज़ें तो उसमें लिखा है कि नॉर्मल ऑर्डर टाइम इज़ 4 days, तो 29 दिसंबर को आपने ऑर्डर किया, उन्होंने कहा 2 जनवरी को आपको डिलीवर हो जाएंगी, तो सेल कब रिकॉर्ड होनी थी, 2 जनवरी। उन्होंने कहा अगर शिपमेंट आपको जहाज़ के ज़रिए हम कर दें या शिपमेंट कोई बंदे के ज़रिए आपके घर जल्दी भिजवा दें, तो जल्दी भिजवाने की वजह से, जहाज़ मैंने इसलिए बोला, आपने कहा उधर खर्चा इतना आ जाने, वो छोड़ें, तो अगर किसी तरह हम जल्दी भिजवा दें चीज़ें तो आप शिपमेंट डिस्काउंट दे देते हैं। आपको क्या दे देते हैं बोलें, शिपमेंट डिस्काउंट। अब शिपमेंट डिस्काउंट देने से बिजनेस को नुकसान हो रहा है, शिपमेंट डिस्काउंट देने से बिजनेस को नुकसान हो रहा है। वो सेल जिसके अगले साल 100 रुपए आने थे, इस साल जल्दी शिप करने की वजह से उसके सिर्फ 98 रुपीज आएंगे, मिसाल दे रहा हूं। लेकिन बिजनेस ने ये नुकसान इसलिए बर्दाश्त किया है कि बिजनेस ने 100 की सेल को खींचना चाहा है हमारे साल। सब जब 100 की सेल को खींच के हमारे साल खींच के दिखा दिया, तो वो सेलें जो अगले साल होनी थी वो इस साल आ गई। और मकसद बैक एंड पे, वैसे मसला कोई नहीं, ये काम हराम का हमने किया, लेकिन मकसद क्या था इस सबके पीछे कि किसी तरह इस साल का प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ये हम लिमिटेशंस किसकी पढ़ रहे थे कल, रेशोज की। रेशोज में इस तरह विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है, ठीक है, ओके। नहीं ये तो कस्टमर को देंगे ना, कस्टमर को 98 की चीज़ भेज देंगे, कस्टमर को वैसे खुशी होगी इसके ऊपर, लेकिन बिजनेसमैन की इंटेंशन तो सही नहीं है ना। नहीं, डिलीवरी वाले को तो अलग है, चार्जेस उसके हल्के फुल्के होंगे, वो ओवरऑल से कहेंगे ये सामान जरा जल्दी दे देना नॉर्मल तरीके से। अच्छा जी चले माय डियर, जल्दी जल्दी MCQ 40। नहीं ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको छोड़ें। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव गियरिंग रेशो ऑफ अ कंपनी, क्या चीजें गियरिंग रेशो बढ़ाएंगी। मैं सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज वाले MCQ से भी कराना चाह रहा हूं। बी क्विक, जल्दी बताएं क्या चीजें गियरिंग रेशो बढ़ाएंगी। ओके माय डियर, फेस वैल्यू शेयर्स की है 10 रुपए, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। डिस्काउंट की क्या एंट्रीज होती हैं ये छोड़ें, अभी इस पे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 8 रुपए लिए, शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू 10 रुपए थी। भाई इशू ऑफ शेयर्स चाहे डिस्काउंट पे हो चाहे प्रीमियम पे हो, इक्विटी बढ़ेगी, ये जिंदगी में याद रखिएगा। शेयर्स ऑफ इशूड एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि सरमाया आया है लेकिन उतना ज्यादा आया तो है ना। आप बता दें शेयर इशू करने से इक्विटी, जल्दी लिखें, इक्विटी बढ़ेगी। आप इफेक्ट बता दें। ओ इंप्रूव गियरिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये लिखें। इंप्रूव गियरिंग का मतलब लिखें, गियरिंग परसेंटेज कम कैसे होगी। पहले इंप्रूव गियरिंग का मतलब तो लिख लें, इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं लिखा, बड़ा तेज हो गया वह, वो भी हमारा चगिर्द है। अच्छा चलो आप बता दें जी, हमने इंप्रूव के लफ्ज को फारक करें, गियरिंग कैसे कम होगी बताएं। इक्विटी बढ़ने से
ओनली डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इससे कम हो जाएगी। तो इसको क्या करें, ठीक, आगे चलें। बैंक लोन वापस कर दिया, बैंक ओनली वाला सिनेरियो है या बोथ वाला? ओनली वाला। बैंक लोन वापस कर दिया, बैंक लोन वापस करने से ये न्यूमरेटर क्या होगा? अभी बड़ा छोटा सोचने की जरूरत ही नहीं, ये तो पहले 4 रूल है। तो लोन कम होने से ये कम हो जाएगी, तो हमारी गियरिंग इंप्रूव हो जाएगी, हम दोबारा भी लोन ले सकेंगे। बोनस शेयर्स, हाँ बोनस शेयर्स बताएं भाई, शेयर कैपिटल बढ़ गया, बोनस शेयर्स माय डियर, शेयर कैपिटल बढ़ गया। नो इम्पैक्ट, क्यों? एक्सेलेंट, इसमें इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल। जैसे सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट अभी किया था, मैंने कहा था उससे भी इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, वैसे आई कैप जो है ना पैसे पूरे करा रहे हैं रेशोज में, ये मतलब आप लोगों के सही दिमाग चलवा रहे हैं रेशोज में। आगे चलें, अच्छे सवाल है, मजे के सवाल है, आई एंजॉयड देम। मैंने सोचा हुआ था कि आज जो है वो सस्टेनेबिलिटी करवानी है, लेकिन अब वो कल करेंगे क्योंकि ये बड़े कमाल के एमसीक्यूज हैं। डिस्पोजल ऑफ लैंड एट इट्स कैरिंग वैल्यू, जी कितना गेन आया? डिस्पोजल ऑफ लैंड एट इट्स कैरिंग वैल्यू, गेन लॉस नहीं आया, तो बता दें आरई कितने से हिट हुई? 0 से, और लोन पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो बता दें इट विल नॉट इफेक्ट। डन, गेन लॉस 0, गेन लॉस 0। ओके, 37, बेटा ये डेटर टर्नओवर आपको जिंदगी में समझ नहीं आना, ये करते हुए आप जरा पहले डेज वाले कैलकुलेशन कर लें, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। गिविंग इंसेंटिव टू कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम would result in decrease in debtor turnover. Sabar, relax. Giving incentives to customer will pay on time will, पहले मैं सच्ची बात लिख रहा हूं, will decrease debtor days means, इसको डब्बे में लेना पड़ेगा ना, फिर आप लोगों ने तो आगे से मिला के पढ़ लेना है। means debtor turnover increase। तो ये तो कह रहा है इससे डेटर टर्नओवर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। तो आप लोगों ने डेटर डेज से चला करें, कई दफा बताया, और डेटर डेज को फिर कन्वर्ट किया करें टर्नओवर में। डन। सो भाईजान, अगर आप कस्टमर को कहते हैं जल्दी पैसे दे जाओ, तो फिर वो 30 दिनों में पैसे दे जाएंगे या अर्ली सेटलमेंट के चक्कर में जल्दी पैसे दे जाएंगे? जल्दी पैसे दे जाएंगे। तो जल्दी पैसे दे जाएंगे तो डेटर डेज कम होना अच्छी बात होता है, और ये डेटर टर्नओवर ज्यादा होना अच्छी बात होता है। इससे डेटर टर्नओवर बढ़ जाएगा, और सवाल उल्टा कह रहा था क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पागल ही हो, यानी कि ये गलत कह रहा है। इफ ऑल डेटर्स पे देयर डेट विद इन द क्रेडिट पीरियड, अगर सारे डेटर क्रेडिट पीरियड के अंदर पैसे दे दें, तो डेटर कलेक्शन पीरियड मींस डेटर डेज, मतलब लिखें डेटर कलेक्शन पीरियड का मतलब डेटर डेज, then debtor days will be nil। मेरे भाई वो पता है क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैंने डेटर को क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है कि 20 दिन में पैसे दे जाओ, और वो 20 दिन में दे भी जाता है, तो बताओ डेटर डेज निल हैं या 20 हैं? कमाल सवाल। इफ ऑल डेटर्स पे देयर डेट विद इन क्रेडिट पीरियड, अगर सारे डेटर को मैंने क्रेडिट पीरियड अज्यूम करें 20 दिन दिया हुआ है और वो 20 दिनों में दे भी जाते हैं पैसे, तो डेटर डेज विल बी 20, will never be nil। डन। हाँ ये बड़ा मजे का है, ये कमाल है। क्वेश्चन 36, ओह इसको इंपॉर्टेंट वीआईपी,
कराएं, सिलेबस खत्म कराएं, सिलेबस खत्म कराएं, सिलेबस खत्म कराएं, सिलेबस खत्म कराएं। हो गया जी, ये टेक करें, ये टेक करें, ये टेक करें, सिलेबस खत्म कराएं। सिलेबस खत्म करें। कोई लिफाफे में डाल की चीज देनी है, सिलेबस खत्म कराएं। इफ द एग्जिस्टिंग करंट रेशियो ऑफ कंपनी इज मोर देन, अगर कंपनी की एग्जिस्टिंग करंट रेशियो मोर देन 1 है बेटा, फिर न्यूमरेटर आसमानों पे पहुंचा हुआ है। फिर न्यूमरेटर कहां पहुंचा हुआ है? आसमानों पे पहुंचा हुआ है। फिर न्यूमरेटर आसमानों पे पहुंचा हुआ है। इफ इट इज मोर देन 1, इफ एग्जिस्टिंग करंट रेशियो ऑफ कंपनी इज मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब 3:1 रेशियो लिख लिया करें ना फौरन। If it is more than 1, mean it is 3:1, 4:1, 2:1, 5:1. चल अगली गल कर, what would be the impact of purchase of inventory on credit purchase? Credit purchase. बेटा दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट से बढ़ेंगी, दोनों साइड्स इक्वल अमाउंट से बढ़ेंगी। डन। अब जब दोनों साइड्स इक्वल अमाउंट से बढ़ेंगी तो इसकी वजह से हमारे छोटा छोटा जीतेगा, छोटा जीतेगा। अच्छा, अब जब छोटा जीतेगा, अभी हम मोटा मोटा ऊपर ऊपर से रूल कर रहे हैं, अगर हमें खोल के कुछ समझना पड़ा वो हम समझेंगे। अब छोटे वाली साइड जीतेगी, इसका मतलब है करंट लायबिलिटीज की प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा होगी, छोटा जीतेगा। जब छोटा जीतेगा तो छोटे जीतने की वजह से छोटा कम हो रहे ज्यादा। ओ एंट्री बताएं ना, एंट्री होती है इसकी इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर। इन्वेंट्री यहां बढ़ेगी और क्रेडिटर बढ़ेंगे, दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ेंगे। जब दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ेंगे तो अब जीतेगा कौन? छोटा वाला जीतेगा। अब जो छोटा जीतेगा तो छोटा बढ़ रहा है, छोटे के बढ़ने से रेशो कम हो जाएगी, छोटे के बढ़ने से रेशो। अब हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए, वुड डिक्रीज या वुड डिक्रीज बट रिमेन हायर देन 1। इन दोनों में से अब चुननी है कोई। अब अगला, ये दोनों में से कोई चुननी है, दोनों में से कोई चुननी है। चुनने हुए ध्यान रखिएगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज में बराबर अमाउंट की इंक्रीज आ रही है तो रेशो 1 से गिर नहीं सकती। एसेट और लायबिलिटीज में जब भी इंक्रीज आए, डिक्रीज नहीं आ रही, जब भी इंक्रीज आए रेशो गिर नहीं सकती 1 से। एक बिजनेस के पास, इधर देखें सारे, कोई बच्चा मुझे इधर कोई फिगर्स लिखवाए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की, जिससे 3:1 जवाब आए। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की मैंने 3:1 अपनी तरफ से लिया हुआ ना, मोर देन 1, 300 और 100। आप लोग तो बहुत पढ़ने खाए, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, मैं तो शांत जिंदगी रखी हुई है। 300 और 100, तो करंट एसेट मेरे पास 300 है और करंट लायबिलिटीज 100। जब भी दोनों बढ़ेंगे रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मुझे नहीं पता। रेशो मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, 300 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या हो गया? हाँ 3:1 ना, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट किया हुआ ना, ये 3:1 परसेंटेज में खत्म करो भाई। ये क्या चक्कर है, ये इस तरह क्यों आ रहा है? +300 डिवाइडेड बाय 100, ये। अच्छा, आप बताएं, जब मैं इन्वेंट्री उधार पे खरीदूंगा तो करंट एसेट बढ़े, करंट लायबिलिटीज बढ़ी, इसकी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 से नीचे कैसे जा सकती है? पॉसिबल ही नहीं है ना 1 से नीचे जाना। 1 से नीचे कैसे जा सकती है? 1 से नीचे तब जाती जब अमाउंट्स कोई अनइक्वल होती। ये थोड़ा सा हमारे 6 रूल से भी आगे की बात है, लेकिन कम से कम आप लोगों को सोच के बी और सी पे तो आना चाहिए था ना। मैं तो ये आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि बी और सी आप जवाब देंगे फिर हम बहस करेंगे। मुझे नहीं पता था ए और डी वाले भी बैठे हुए हैं, नहीं पता था।
मेरे तो ये था, तो करंट रेशियो आप लिखें, ऊपर 3 लिखें नीचे 1 लिखें, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन, जल्दी बोले ना, पहली लाइन पढ़ें, इट इज मोर देन 1. इफ इट इज मोर देन 1 then obviously current assets may be 300 and current liabilities may be 100. that's why it is मिसाल के तौर पे 3:1. अब जिसमें दोनों साइडों पे जब प्लस करेंगे बराबर अमाउंट से, तो हो ही नहीं सकता करंट लाइबिलिटीज ऊपर निकल जाएं और जवाब 1 से भी नीचे आ जाए. जब आप दोनों साइडों पे फिगर डालेंगे तो हमेशा ये होगा कि रेशो नीचे जरूर आएगी लेकिन 1 से नीचे. और मैं आपको बताता हूं, वैसी फिगर्स डालें, आप 400 की चीजें खरीद लें उधार पे, 400 की चीजें खरीद लें उधार पे, फिर भी रेशो 1 से नीचे नहीं आई. जितनी मर्जी चीजें आप खरीद लें, क्योंकि दोनों साइडों पे फिगर क्या हो रही है, प्लस हो रही है. दोनों साइडों पे फिगर क्या हो रही है, प्लस हो रही है. तो डेट्स वाई करंट एसेट्स हमेशा ज्यादा रहेंगे. अच्छा, इसकी एक और मिसाल करते हैं ऐसे ही अपनी तरफ से बना के. मेरी करंट रेशो 1 से ज्यादा है, आपको नजर आ रही है 3:1. मैंने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, मैंने क्रेडिटर्स को पे कर दिया. जीतेगा, अच्छा 1 से ऊपर जानी है नीचे जानी है, अभी मैं बहस नहीं कर रहा. 1 से ऊपर जानी है नीचे जानी है, वो मैं बहस नहीं कर रहा. मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया. मुझे बताएं रूल कौन सा लग रहा है, 1 2 3 4 5 6, बताएं जल्दी. मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया, मैंने क्रेडिटर को पे करने की एंट्री बताएं. क्रेडिटर डेबिट, ये तो इंटर पीआरसी की क्लासों में जाके बैठे. क्रेडिटर को पे करने की एंट्री बताएं, सिलेबस खत्म करो, सिलेबस खत्म करो. क्रेडिटर की एंट्री बताएं, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट. जब क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट हुआ तो करंट लाइबिलिटीज, पहले लॉजिक पे सोचें सारा, आप पहले लॉजिक पे सोचें. करंट लाइबिलिटीज भी कम हुई 20 रुपए से और करंट एसेट भी 20 रुपए से कम हुए. तो बताएं बोथ चेंज विद, अक्साना बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट. जब बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट तो जीतेगा कौन, मड़ा. मड़ा कौन है, 100. तो 100 जीतेगा. 100 कम हो रहा है, 100 क्या हो रहा है, कम हो रहा है. जब 100 कम होगा तो रेशो बढ़ जाएगी. तो क्रेडिटर को पे करें, माइनस क्रेडिटर माइनस कैश. माइनस क्रेडिटर और माइनस कैश करने से रेशो क्या हो गई, हमने क्या कंक्लूड किया था, बढ़ जाएगी. और क्या हो गया, बढ़ गई. वजह बताएं, छोटे पे जोर डालने. डन होगी ये बात. तो दैट इज अ बिट हाई लेवल टेस्टिंग बट वुड रिमेन हायर देन 1. लेकिन वैसे आप खुद सोच लीजिएगा ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों में इंक्रीज आ रही है बराबर अमाउंट से. तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर पहले से ही वो दोनों 1 से ऊपर हैं तो बाद में भी दोनों, तो ये भी सही है ऑप्शन, लेकिन ज्यादा सही फिर ये वाली है. आगे चलें, कर लेना क्लास के बाद, पूछ लो सवाल, कोई मसला नहीं. रेशियोज पे पीएचडी नहीं करनी. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज गियरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज गियरिंग, डेट ओवर इक्विटी. अस्सलाम वालेकुम. ये जो कॉलेज में बच्चे हैं ना, ये इनके हालात तो थोड़ा से, हो सकता है मैं लेट हो जाऊं आज. चलें जी, करें जल्दी. इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. अच्छा, अब आपने ना गियरिंग बढ़ानी है, गियरिंग बढ़ानी है. इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू होंगे तो माय डियर क्या होगा, इक्विटी बढ़ेगी. इक्विटी बढ़ेगी तो बड़ा आसान सा रूल होता है, ऊपर वाले 4 लगा दें. इक्विटी के बढ़ने से वो, लेकिन वो पूछ रहे हैं इंप्रूव नहीं लिखा हुआ, यहां इंक्रीज लिखा हुआ है. ज्यादा लीवरेज, खतरनाक कर रहे हैं कंपनी को. आगे, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रीमियम पे हो चाहे डिस्काउंट पे हो, इक्विटी बढ़ेगी. इक्विटी के बढ़ने से ये वाली फिगर कम होगी, मैंने ज्यादा करानी है. इशू ऑफ बोनस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल, कोई इंपैक्ट नहीं. डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट. डिक्लेयर के साथ उसने पे भी कर दिया
तो डिक्लेयर एंड पेड, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट, इसका क्या इंपैक्ट होगा रिटेन अर्निंग कम होने से? इक्विटी कम होने से रेशो बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हमारे मोहतरम 3 पास्ट पेपर हैं जिनको हमने करना है। बनाओ यार, पार्ट बी बनाओ। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये तो नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं, एमसीक्यूज, तो वो 3 पास्ट पेपर तो पहले हम करें। आप ये कार्ड देने जा रहे हो? ओके,